पहले इस वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए अगर आपको ये डे वाइज सीरीज कंटिन्यूअस 50 दिन तक चलानी है, बल्कि उसके आगे भी अगर आपको चलानी है, पहले वीडियो को लाइक कर लें। ठीक है, इसमें हम क्या करने जा रहे हैं, यूपी पीसीएस का जो जीएस का सिलेबस है, यूपी पीसीएस का हो गया, आरओ का जो जीएस का सिलेबस हो गया, ठीक है, इन दोनों को मिला के प्लस 2018 से लेके जब से यूपी पीसीएस का पैटर्न बदला है 2018 से 23 तक का जीएस के पेपर्स प्लस आरओ का 2021 वाला जो पेपर है, 2023 वाला पेपर, ठीक है, जो अभी यूपीपीएससी आयोग के डायनामिक पैटर्न वाले पेपर हैं, लेटेस्ट वाले, प्लस जो लेटेस्ट में आयोग ने 1.5-2 सालों में पेपर कराए हैं, इन सबको मिला के मतलब पीवाई को क्या क्या 2018 से 23 तक पीसीएस वाले, आरओ 2021 2023 प्लस पिछले 2 सालों के सारे पेपर जो पीसीएस यूपीपीएससी आयोग ने कराए हैं, प्लस ऑफिशियल सिलेबस जो जीएस का है, इन सबको मिला के डे वाइज सीरीज जो है हम इसमें लाने जा रहे हैं। और इसमें करीबन पूरे जीएस के सिलेबस से 600 टॉपिक निकालेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले। डेली आपको जो है 12 टॉपिक मिलेंगे, प्लस उससे रिलेटेड पीवाईक्यू भी दिखाए जाएंगे कि उस टॉपिक की जो है अंडरस्टैंडिंग करके बहुत क्रिएटिव मेथड से जो है आपको डे वाइज सीरीज में जो है दिखेगा सारी चीज़ें। तो सिर्फ मेन चीज़ें बताएंगे जो एग्जाम में एग्जैक्टली पूछी जाती है। ठीक है, तो टॉपिक का रिवीजन चलेगा, पीवाईक्यू से कनेक्ट करके दिखाया जाएगा आपको इसी वीडियो में और आगे वाले वीडियोस में। ठीक है, और इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाएंगे, आप उसका आंसर जरूर दीजिएगा। अच्छा, मिसलेनियस का पापा वीडियो अलग से मिलेगा तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। करंट अफेयर का हम रिवीजन और पापा अलग से देते हैं, वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। बजट इकोनॉमिक सर्वे पापा वो भी इसमें इंक्लूड नहीं है। लेकिन बाकी जीएस का कंप्लीट जो स्टैटिक वाला है, बिल्कुल नया सिलेबस, डायनामिक जो पैटर्न चल रहा है उसके हिसाब से, और जितना पीवाईक्यू अभी भी रिलेवेंट है उन सबको मिला के मोस्ट इंपॉर्टेंट 600 टॉपिक्स हैं इसमें। वीडियो देखने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है आप सभी लोगों के लिए, अभी भी जितना टाइम बचा है यूपी पीसीएस 2024 प्री के लिए, आरओ 2023 का री एग्जाम प्री के लिए जो है जितना टाइम बचा है, इसमें स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का सिलेक्शन मटेरियल, पेड ग्रुप के जो है एक्सक्लूसिव रिकॉर्डेड वीडियोस, पेड क्विज, टेस्ट सीरीज, इन सबको लेके जो है पढ़ाई प्रैक्टिस रिवीजन करके आराम से कट ऑफ निकल सकता है, चाहे जैसा पेपर आ जाए, इजी मॉडरेट टफ एनालिटिकल कॉन्सेप्चुअल। आरओ 2023 का री एग्जाम का प्री प्लस मेंस, यूपीपीसीएस 2024 का प्री प्लस मेंस, 2025 यूपीपीसीएस का भी प्री प्लस मेंस का ग्रुप हमारा चल रहा है, यूकेपीएससी मेंस का भी ग्रुप चल रहा है, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं, बीओ का भी ग्रुप चल रहा है, उसमें एडमिशन लेके सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन वाली तैयारी कर सकते हैं। बाकी एक और जो है कई सारे स्टूडेंट की डिमांड थी कि कोई ऐसा कोर्स लाया जाए जो काफी कम प्राइस में हो। रिकॉर्डेड जो वीडियोस का एक हमने सिर्फ बैच लॉन्च किया है आरओ के लिए, कंप्लीट प्री का 200 नंबर का, जीएस प्लस हिंदी का प्लस करंट अफेयर, सिर्फ 800 में मिल जाएगा आपको। पीसीएस वाला जो है वो हमने लॉन्च किया है कंप्लीटली रिकॉर्डेड वीडियो, जीएस प्लस सीसेट प्लस करंट अफेयर, सिर्फ और सिर्फ 1600 रुपए में ऐप में मिलेगा। चलिए अब डे वाइज सीरीज जो है देखिए, और इसके आंसर भी जरूर दीजिएगा, जो भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं डेली आंसर देना है। क्लास नंबर 32, 33 में जिस तरीके से रिस्पांस आपका आया है, सभी ने अटेंडेंस लगभग लगाई थी। आप सभी से विनम्र निवेदन है, इस वीडियो पर भी अटेंडेंस अपनी लगा लीजिएगा। शुरुआत करेंगे हम लोग बिना देर किए। मेडिवल हिस्ट्री में मुगल डायनेस्टी पार्ट नंबर 3 हम लोगों को पढ़ना है, और ज्योग्राफी यानी भूगोल सेक्शन में पार्ट नंबर 2 ज्वालामुखी कंप्लीट करना है। ज्वालामुखी संबंधी फैक्ट्स यहाँ पर हम लोग क्लियर करेंगे इस बार, और पॉलिटी राज्यव्यवस्था में बजट कैसे पारित होता है इसका भाग नंबर 2 हम लोग करेंगे। कई सारे लोग कमेंट करते हैं कि जो पेड ग्रुप होता है, जो पेड कोर्स होता है, चाहे वो ऐप में हो चाहे टेलीग्राम में जो चल रहा है, जैसे यूपीपीएससी का जो क्रैश कोर्स चल रहा है, आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। अभी भी वीडियो लेक्चर्स देख सकते हैं, इलेक्शन मटेरियल का 2 बार रिवीजन करके अपना सुनिश्चित कर सकते हैं कट ऑफ निकालना है, क्योंकि अब ऐसा हम सुन रहे हैं कि एग्जाम आगे बढ़ सकता है। यूपीपीएससी आरओ के लिए भी कुछ लोग पूछ रहे थे, जैसे यहाँ पर क्लासेस दी जा रही हैं, सारी रिकॉर्डेड क्लासेस ऑलरेडी पेड ग्रुप में उपलब्ध हैं और बाकायदा नोट्स के साथ। इसमें हम तो आपको डायग्राम फॉर्म में बताते हैं, उसमें सारे डिटेल्ड नोट्स हैं, जिससे जितने भी तरीके के क्वेश्चंस बन सकते हैं आयोग के द्वारा, सबको उसमें कवर कर लिया गया है। सिलेक्शन मटेरियल के फॉर्म में, जो पीडीएफ नोट्स फॉर्म में है, और रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स के फॉर्म में आपको दिया गया है। तो मतलब आपको वेट नहीं करना पड़ेगा डेली डे वाइज के लिए। पेड ग्रुप अगर ज्वाइन करते हैं तो सारी चीजें एक साथ आपको मिल जाती हैं। हुमायूं तक हम लोग पढ़ चुके थे। हुमायूं के बाद कायदे से हम लोगों को शेर शाह सूरी के बारे में पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं यहाँ पर अकबर से शुरू करूंगा, क्योंकि अकबर के कार्यकाल में काफ़ी सारी चीज़ें हुई थी। शेरशाह को भी कंप्लीट करेंगे, इग्नोर नहीं करेंगे। शेरशाह छोटा टॉपिक है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में, क्लास नंबर 35 में कंप्लीट कर लेंगे। तो हुमायूं की मृत्यु होती है 1556 में, और उस समय अकबर की आयु मात्र 13 वर्ष की थी। अकबर जो है उस समय माइनर था। अपने पिता हुमायूं की मृत्यु के समय, पिता की मृत्यु के समय अकबर पंजाब के कलनौर में रहता था, और उसका राज्याभिषेक 1556 में कलनौर पे ही हुआ था। उनके शिक्षक और हुमायूं के पसंदीदा विश्वास पात्र बैरम खान ने एक रीजेंट के तौर पर शासन संभाला था। मतलब चूंकि अकबर माइनर था तो अकबर नाम का शासक बनाया गया था, क्योंकि 13 वर्ष का बालक क्या ही शासन कर सकता है। तो उसके रीजेंट के तौर पर बैरम खान ने शासन किया था। एक विजेता के तौर पर अकबर ने पूरे उत्तर भारत पर विजय प्राप्त की थी।
शुरू में जो बैरम खान के शासन के अधीन उसने जो शासन किया था अकबर ने, या फिर बैरम खान ने किया था एक्चुअली, तो उस काल में भी और बाद के काल में भी जब अकबर स्वतंत्र होकर के शासन करता है, तब भी उसने कई सारी टेरिटरीज जीती थी भारत में। अकबर के शासनकाल के पहले 4 वर्षों में बैरम खान के अधीन ग्वालियर और अजमेर सहित काबुल से जौनपुर तक उस मुगल साम्राज्य का विस्तार था, और अकबर की मृत्यु तक और भी जगहों को जीता गया था। डेक्कन रीजन तक भी, गुजरात तक मामला पहुंचाया गया था। बंगाल, बिहार, उड़ीसा सबको कवर किया गया था। ठीक है, ऑथेंटिक सोर्सेस के हिसाब से देखें तो अकबर का जो एम्पायर था 1601 तक, वो इस तरीके का था। भारत के मोस्ट ऑफ द रीजन्स पर इसने अपना कब्जा जमा लिया था। और इस तरीके से अगर हम हाईलाइट करें तो गुजरात विजय के बाद अकबर का एम्पायर यहाँ तक भी फैल गया था। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक जितना हम हाईलाइट करते जा रहे हैं अपने ब्लू कलर से, वो सारा अकबर का एम्पायर है। ठीक है, इतने हिस्से पर अकबर ने कब्जा कर लिया था। अकबर की मृत्यु तक ये पूरी टेरिटरी थी मुगल एम्परर्स की। कौन कौन से जो रूलर थे वो स्वतंत्र थे, जैसे विजयनगर में, विजयनगर तो वैसे था नहीं, विजयनगर नष्ट हो चुका था, लेकिन पोलीगर शासन यहाँ पर कर रहे थे। गोलकुंडा और ये बीजापुर, अहमदनगर, ये सब स्वतंत्र स्टेट थे। मालाबार रीजन, ठीक है, ये सब स्वतंत्र थे। 1556 में जो पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, इसमें हेमू और अफगान सेना जो संयुक्त रूप से लड़ रही थी, उसको मुगल साम्राज्य की सेना ने हरा दिया था। एक महत्वपूर्ण उपलब्धि कह सकते हैं, क्योंकि अफगानों ने अकबर के पिता हुमायूं को काफी परेशान किया था। अकबर की सैन्य विजय के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं। 1562 में बाज बहादुर से मालवा पर विजय प्राप्त की थी। अब 1562 वो फेज है जब अकबर जो है स्वतंत्र शासन करने लगा था, बैरम खान वगैरह को सबको हटा करके। 1564 में रानी दुर्गावती और उनके पुत्र वीर नारायण, जो कि एक माइनर था, जिनकी रीजेंट थी रानी दुर्गावती, उसके साथ भीषण युद्ध हुआ था। और बाद में भारत के गोंडवाना रीजन पर कब्जा कर लिया गया था। गोंडवाना कहें या फिर गढ़कटंगा कहें, बात एक ही। 1564 में गढ़कटंगा। 1573 में मुजफ्फर शाह से गुजरात पर विजय प्राप्त की थी, और गुजरात विजय की याद में फतेहपुर सीकरी बनवाया गया था। कई जगह लिखा जाता है कि साउथ कंटेस्ट के उपलक्ष्य में बनाया गया था, कई जगह गुजरात विजय के बारे में लिखा है। तो जो भी आपके ऑप्शन में उसके हिसाब से करिएगा कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सीकरी में अकबर ने किस उपलक्ष्य में बनवाया था। मेवाड़ की हार के बाद अधिकांश प्रमुख राजपूत शासकों ने अकबर की अधीनता एक एक करके स्वीकार कर ली थी। बिहार और बंगाल में अफगान शासक दाऊद खान कर्रानी को हराया गया था 1575 में, 1575 में, और फाइनली 1576 में संधि करके मुगल साम्राज्य में मिला लिया गया था। तो दाऊद कर्रानी ने काफी परेशान किया था। दाऊद कर्रानी भी एक अफगान ही था बेसिकली, जिसने अकबर की सोवरेंटी मानने से मना कर दिया था, और 1568 में करीब खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया था यहाँ पे। लेकिन बाद में 1574 में एक दो अभियानों के बाद सरेंडर करना पड़ा था दाऊद कर्रानी को। अकबर की सेना ने 1591 में खानदेश क्षेत्र पर कब्जा किया था। चांद बीबी ने मुगल सेना के खिलाफ अहमदनगर दुर्ग की रक्षा की थी। अहमदनगर तक नहीं अभियान पहुंच पाया था अकबर का। जितने भी मोस्ट प्रोमिनेंट फिगर्स हैं हिस्ट्री में, उनके लिए हमने अलग से चार्ट बनाते हैं अपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के मटेरियल में। जैसे जन्म, मूल नाम, मृत्यु, उपाधि और महत्वपूर्ण कार्य, ये सब एक साथ लिखे रहते हैं। तो अकबर का जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 में, और मूल नाम इसका जलालुद्दीन था। कई इसके उपनाम और उपाधि थी अकबर की, जैसे दक्षिण का बादशाह की उपाधि इसने धारण की थी। अर्श आशियानी जहांगीर ने कहा था अकबर को। जगदीश्वर ये उपाधि प्रजा ने दी थी अकबर को। इमाम आदिल, अमीरुल मोमिनीन, मजहर की घोषणा के बाद अमीरुल मोमिनीन की उपाधि और इमाम की उपाधि धारण की थी अकबर ने। मजहर के बारे में जिन्हें नहीं पता है, आपको बता दें, मजहर की घोषणा जब अकबर ने की थी तो अपने आप को सभी इमाम या फिर धर्मगुरुओं से ऊपर बताया था, और कहा था कि इस्लामिक रिचुअल्स में, इस्लामिक रिलीजियस कोई भी क्वेश्चन होगा, कोई भी मुद्दा होगा, उसमें सुप्रीम अथॉरिटी अकबर बादशाह की मानी जाएगी, किसी उलेमा, धर्मगुरु, खलीफा की नहीं मानी जाएगी। कोई भी इस्लाम धर्म के इंटरप्रिटेशन संबंधी मुद्दा होता है, उसमें जो अकबर बादशाह कहेंगे वही सही मान लिया जाएगा। तो ये मजहर की घोषणा अकबर ने की थी। अपने युग की संतानों पिता दोनों था। डॉक्टर आर.पी. त्रिपाठी हिस्टोरियन ने लिखा है। मध्यकालीन भारत का प्रथम राष्ट्रीय शासक एल्फिंस्टन ने लिखा है अकबर को। 14 फरवरी 1556 को लगभग 13-14 वर्ष की आयु में पंजाब के गुरदासपुर में इनका राज्याभिषेक होता है। बैरम खान जो है ये इनके संरक्षक थे। अकबर ने इन्हें वकील उस सल्तनत घोषित किया था, जो बादशाह के बाद सबसे महत्वपूर्ण पद होता था मुगल काल में, और वजीर नहीं, वकील उस सल्तनत घोषित किया था। ठीक है, कई बार हमसे पूछते हैं कि इस बादशाह के समय कौन सा वजीर था, तो अकबर के वजीर जो थे उनका नाम मुजफ्फर खान था। शमशुद्दीन अतका खान ये अकबर के धाय पिता यानी प्रतिपोषक थे।
तो अकबर का पूरा एक प्रतिपोषक परिवार था, यानी हुमायूं के बाद जो उनके केयरटेकर्स थे, उनको अतका खैल कहा जाता था। तो ये अपना प्रतिपोषक यानी धाय पिता मानते थे अकबर, शमशुद्दीन अतका खान को, और उनकी पत्नी को अपनी धाय माता मानते थे। महामनगा अकबर की धाय माता थी, जो एक वकील और महिला प्रधानमंत्री बनी थी जब अकबर छोटा था, माइनर के रूप में शासन कर रहा था। अकबर के समकालीन शासक इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ, फ्रांस की हेनरी चतुर्थ और फारस के महान अब्बास। बायजीद बयात अकबर का पहला जीवनीकार था, फर्स्ट बायोग्राफर ऑफ अकबर, बायजीद बयात। अब अकबर ने कौन कौन से प्रदेश जो है विजिट किए थे और हुमायूं के एम्पायर में मिलाया था, इसको देख लेते हैं हम लोग। और वहां पे शासक कौन था और अकबर ने किस सेनापति को भेजा था या अकबर खुद गया था, इसको हम लोग देख लेते हैं। मालवा में अगर देखें तो बाज बहादुर का शासन था, आदम खान और पीर मोहम्मद के नेतृत्व में सेना गई थी अकबर की और इसको मिलाया गया था। 1561 में चुनार अफगानों का शासन था, इसमें अब्दुल्ला खान के नेतृत्व में अकबर ने सेना भेजी थी। गोंडवाना में वीर नारायण और दुर्गावती शासन कर रहे थे, असफ खान के नेतृत्व में विजयी अभियान गया था। आमेर में भारमल या बिहारीमल शासन कर रहे थे, स्वेच्छा से अधीनता स्वीकार कर ली थी और इन्होंने अपनी पुत्री का विवाह अकबर से कर दिया था। ये कछवाहा डायनेस्टी के शासक थे, एग्जाम में पूछा जा चुका है कि किस डायनेस्टी के राजपूत शासक ने सबसे पहले अकबर से वैवाहिक संबंध स्थापित किए थे। ये कछवाहा डायनेस्टी के शासक बिहारी मल या भारमल थे, अपनी पुत्री जगत गोसाई का विवाह इन्होंने अकबर के साथ किया था। उसके बाद मेड़ता में जयमाल का शासन था, सरफुद्दीन के नेतृत्व में सेना गई थी। मेवाड़ में उदय सिंह और राणा प्रताप के नेतृत्व में उदय सिंह और राणा प्रताप का शासन था, समय अकबर जो है लड़े थे मेवाड़ में। और रणथंभौर में सुरजनहारा का शासन था, भगवान दास और अकबर के नेतृत्व में जो विजयी अभियान लीड किया गया था। कलिंजर में रामचंद्र का शासन था, मजनू खान काकशाह के नेतृत्व में मुगल सेनापति ये गए थे। मजनू खान काकशाह सेनापति बनकर के मुगल सेना को लीड किया था। मारवाड़ में राव चंद्र सेन का शासन था, जैसलमेर में रावल हरिराय का, बीकानेर में कल्याणमल का, गुजरात में मुजफ्फर खान तृतीय का। गुजरात में स्वयं अकबर गया था। मुजफ्फर खान तृतीय के शासनकाल में अकबर ने इसको लीड किया था विजय अभियान को। 1571 में बिहार और बंगाल में दाऊद खान कररानी, मुनीम खान और खान खाना ये गए थे। 1574 से 76 तक ये मतलब युद्ध हुआ था दाऊद खान से। काबुल में हकीम मिर्जा शासन कर रहा था, मान सिंह और अकबर गए थे। कश्मीर में यूसुफ याकूब खान, भगवान दास और कासिम खान गए थे 1586 में। निसार खान शासन कर रहा था उड़ीसा में, 1592 में इसने विद्रोह किया था, मान सिंह के नेतृत्व में सेना गई थी। सिंध में जानी बेग, अब्दुल रहीम खान खाना के नेतृत्व में विजयी अभियान लीड किया गया था। बलूचिस्तान में पन्नी अफगान, मीर मासूम गए थे और कंधार में मुजफ्फर हुसैन के खिलाफ शाह बेग। तो ये थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा। अकबर के समय संबंधित जो महत्वपूर्ण क्रियाकलाप हुए थे उनको देख लेते हैं हम लोग। जैसे अकबर ने दास प्रथा का अंत कब किया था, ये पूछा जा चुका है। 1562 में किया था, जब रियल पावर अकबर के हाथ में आ गई थी। अकबर को हरम दल से मुक्ति कब मिली थी, 1562 से। हरम दल यानी पेटीकोट गवर्नमेंट कहा जाता है, जब अकबर की फोस्टर मदर्स जो है शासन कर रही थी, महामनगा, ठीक है, हमीदा बानो बेगम, ये सब। तो अकबर जो है स्वतंत्र शासन करने लगते हैं 1562 से। तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति करते हैं 1563 में। जजिया कर की समाप्ति करते हैं 1564 में। फतेहपुर सीकरी की स्थापना और राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी स्थानांतरण करते हैं 1571 में। इबादत खाना की स्थापना होती है 1575 में। इबादत खाना में सभी धर्म के लोगों को प्रवेश दिया था अकबर ने 1578 में। हालांकि 1582 में इस प्रवेश को बंद कर दिया था कि सभी लोग जो है धार्मिक चर्चा नहीं करेंगे, क्योंकि लड़ाई हो जाती थी कई बार अलग अलग धर्म के लोगों के बीच। दीन इलाही की स्थापना 1582 में। मजहर की घोषणा 1579 में। ठीक है, इलाही सम्मत की शुरुआत अकबर ने की थी 1583 में। राजधानी का लाहौर स्थानांतरण किया गया था 1585 में। सजदा और पैबोस की शुरुआत अकबर ने अपने दरबार में की थी 1577-78 में। वैसे ये प्रथा पुरानी है, सल्तनत के शासक बलबन ने सबसे पहले शुरू किया था इसको, और अकबर ने मुगल काल में इसको शुरू किया था, तो ये ध्यान रखिएगा, इसे कंफ्यूज नहीं करिएगा। गज इलाही और बीघा इलाही की शुरुआत ये 1588 में। कश्मीर की प्रथम यात्रा अकबर करते हैं 1589 में। सती प्रथा का निषेध होता है 1591 में, और 4 सदस्यीय सुधार समिति की शुरुआत की गई थी 1575 में। अब अकबर के बारे में अन्य तथ्य जो सिर्फ स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के कंपाइलेशन में या फिर बहुत मोटे मोटे ग्रंथों में मिलती है ये सारी जानकारी, लेकिन एग्जाम में पूछे जाने लायक होती है, इसको देखते हैं। जैसे 1573 में अकबर ने घोड़ों को दागने की प्रथा पुनः शुरू की थी, क्योंकि सेनापति जो है कई बार भ्रष्टाचार कर लेते थे, ज्यादा घोड़े गिनवा करके बादशाह से ज्यादा पैसे कई बार ले जाते थे। 1573 में घोड़े दागने की प्रथा को अकबर ने फिर से पुनर्जीवित किया था, जो चलती थी शेरशाह के काल में और चलती थी अलाउद्दीन खिलजी के काल में। दीवान शब्द फारसी भाषा का है और खलीफा उमर के काल में मुसलमानों ने इसे अपनाया था।
दीवान शब्द का जो मतलब अर्थ होता है, ये एक बार पूछा गया था यूपीपीएससी द्वारा 2019 के पेपर में। राजकोषीय विभाग का जो अध्यक्ष होता है उसको दीवान बोलते हैं। अभी हम मुगल एडमिनिस्ट्रेशन पूरा तब पढ़ेंगे जब सारे शासकों के बारे में बात कर चुके होंगे, तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। मुगल मनसबदारी की शुरुआत, मतलब मुगल मनसबदारी प्रथा जो है, कहाँ से इसका ओरिजिन है? सेंट्रल एशिया से। इस प्रकार का सैन्य विभाग चंगेज खान के नेतृत्व में मंगोल सेना में किया गया था, और उसी प्रथा को एक तरीके से अकबर ने एक अच्छे मेथड के साथ भारत में लागू किया था। अकबर के शासनकाल में भू राजस्व वसूली के लिए जाप्ती प्रथा प्रचलन में आई थी, जो भूमि सर्वेक्षण, भू राजस्व निर्धारण के लिए दस्तूर उल अमल और जाप्ती खतरे का उपयोग करती थी। जाप्ती खसरे का उपयोग करती थी। टोडरमल ने भू राजस्व के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की थी, और टोडरमल बंदोबस्त भी कई बार कहा जाता था स्थायी बंदोबस्त को। मतलब माफ कीजिएगा, भूमि पर सर्वेक्षण और भू राजस्व निर्धारण के बंदोबस्त को कई बार टोडरमल बंदोबस्त भी कहा गया था। इसमें पूरा सर्वेक्षण होता था, 10 सालों का रिकॉर्ड निकालते थे कि कितनी एक्चुअल इनकम होनी चाहिए किसी लैंड से। अपने शासनकाल के 24वें वर्ष में 1580 में आईन दहसाला नामक एक नई कर प्रणाली शुरू की थी, जिसे टोडरमल बंदोबस्त के नाम से हम लोग जानते हैं, क्योंकि इसका जो मतलब कह सकते हैं श्रेय जाता है इसको शुरू करने का टोडरमल को जाता है, जो वित्त मंत्री थे अकबर के समय में। अकबर के दरबार में नौरत्न थे, उनके बारे में बात करेंगे। जहांगीर के समकालीन मोहसिन फानी ने अपनी रचना दबिस्तान मज़ाहिब में पहली बार दीन इलाही को एक स्वतंत्र धर्म के रूप में बताया था। दीन इलाही को कुछ अलग नहीं मानी। दीन इलाही में अकबर ने एक ऐसा कॉन्सेप्ट लाने का प्रयास किया था जैसे पास्ट में अशोका ने किया था धम्म के तौर पर। धम्म बेसिकली कोई धर्म नहीं था। धम्म का जैसे लेना देना कोई बुद्धिज्म से नहीं था, वैसे ही दीन इलाही का इस्लाम से कोई लेना देना नहीं था। सभी प्रचलित धर्मों की सारी अच्छी बातों को दीन इलाही में शामिल करने की अकबर ने कोशिश की थी। तुर्की सुल्ताना का महल इतना सुंदर है, पर्सी ब्राउन ऐसा लिखते हैं, कि स्थापत्य कला का मोती है। पंचमहल पिरामिड के आकार का 5 महलों का भवन था, जो भारतीय बौद्धिक विहारों के अनुरूप था। तो बौद्ध विहारों से कौन सा जो है महल प्रेरित है? पंचमहल पिरामिड, ये ध्यान रखिएगा, पंचमहल। अभी मुगल कालीन स्थापत्य हम लोग और डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको और समझ में आएगा। अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। सुल्तान सिकंदर लोदी ने बसाया था सिकंदरा को, ठीक है। बाद में अकबर ने इसका नाम बहिश्ताबाद रख दिया था। अपने कवि फैजी की अध्यक्षता में अनुवाद विभाग की स्थापना अकबर ने की थी, और महाभारत के विभिन्न भागों का रज़्मनामा नाम से फारसी में अनुवाद किया गया था। महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से जाना जाता है? रज़्मनामा के नाम से। और इसके अनुवादक कौन है? बदायूनी, फैजी, नकीब खान, ये सब। टोटल लिटरेचर और ट्रांसलेशन, इसकी पूरी लिस्ट हम लोग देखेंगे क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं। अभी अकबर के काल में जो जो हुआ इसको देख लेते हैं। जैसे रॉल्फ फिच फतेहपुर सीकरी और आगरा पहुंचने वाला पहला अंग्रेज व्यापारी था, अकबर के काल में आया था। और अकबर ने फतेहपुर सीकरी में 1575 में इबादत खाने की स्थापना की थी। दार्शनिक और धार्मिक विषयों पर वाद विवाद करना इसका उद्देश्य था। 1578 में इसने सभी धर्मावलंबियों के लिए इबादत खाना के दरबार खोल दिए थे, लेकिन फिर इसे बंद करा दिए गए थे 1582 में। अकबर के दरबार में प्रसिद्ध ग्रंथकर्ताओं में सबसे प्रमुख कश्मीर के मोहम्मद हुसैन थे। अकबर ने इन्हें जरी कलम की उपाधि प्रदान की थी। हरि विजय सूरी नामक एक जैन साधु अकबर के दरबार में कुछ वर्षों तक रहे थे, जिन्हें जगत गुरु की उपाधि दी गई थी। मजरनामा जारी करने के बाद अकबर ने कौन सी उपाधि धारण की थी? सुल्तान आदिल के, सुल्तान आदिल। अकबर स्वयं बसंत, होली, दिवाली और त्योहारों उत्सव में भाग लेता था। तुलादान, झरोखा दर्शन, हिंदू त्योहारों को भी स्वीकार किया था अकबर ने, और धार्मिक सहिष्णुता का परिचय दिया था एक तरीके से। महामनगा के पुत्र आदम खान को 1562 में अकबर ने स्वयं मारा था, क्योंकि अकबर के उस समय के प्रधानमंत्री अतका खान की हत्या कर दी थी आदम खान ने। अकबर ने धार्मिक सहिष्णुता अपनाई थी। सुलह एक कुल की नीति अपनाई थी, यानी सभी धर्मों से सामंजस्य बनाने का प्रयास किया था, क्योंकि अकबर जानता था कि सारे लोग भारत में उस समय भी इस्लाम के फॉलोअर्स नहीं थे। इस वजह से सभी धर्मों को साथ लेकर के चलने की जरूरत थी। 1580 में जौनपुर के एक धर्म गुरु उलेमा ने सभी मुस्लिमों को अकबर के विरुद्ध विद्रोह करने के लिए एक फतवा जारी किया था। ये फतवा किसने जारी किया था, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इसका आंसर हम आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अकबर के काल में जो सैन्य प्रशासन होता था उसके अंतर्गत सैन्य विभाग का प्रमुख व्यक्ति होता था, उसको मीर बख्शी कहा जाता था। हालांकि मीर बख्शी काम प्रधान सेनापति का नहीं होता था, यानी कि विजयी अभियान में नहीं जाता था, यानी कि दूसरे क्षेत्रों पर कब्जा करने वाले जो अभियान होते थे उसको मीर बख्शी लीड नहीं करता था। मीर बख्शी का काम क्या होता था? सैनिकों के वेतन की देखरेख करना, मनसबदारों की लिस्ट मेंटेन करना, और बादशाह के समक्ष प्रस्तुत करना, और ये सब उसका दैनिक कार्य था। सैनिकों की भर्ती देखना, शस्त्रों की व्यवस्था करना, सैनिकों का निरीक्षण करना, उनके आचरण पर नियंत्रण रखना, ये सब काम था मीर बख्शी का। लेकिन ये मेन सेनापति मीर बख्शी नहीं हुआ करता था। वोल्केनिक लैंडफॉर्म्स की अगर हम बात करें तो ज्वालामुखी भू आकृतियों के आधार पर बहिर्वेदी और अंतर्वेदी भू आकृतियों में बांट सकते हैं, यानी कि
ज्वालामुखी दो टाइप के होते हैं, एक एक्सट्रूसिव होता है और एक इंट्रूसिव होता है। और ज्वालामुखी के लावा बहने से या फिर पूरी ज्वालामुखी एक्टिविटी से जो चट्टानें बनती हैं उनको इग्नियस रॉक हम लोग बोलते हैं। हम लोग यहाँ पर इस क्लास में एक्सट्रूसिव ज्वालामुखी के बारे में बात करने वाले हैं। एक्सट्रूसिव ज्वालामुखी जिसमें लावा बाहर आपको क्रस्ट के ऊपर देखने को मिलता है, उनके बारे में बात करते हैं। इंट्रूसिव वोल्केनो या इंट्रूसिव स्ट्रक्चर्स वैसे होते हैं जिसमें लावा ऊपर नहीं दिखता है, आपको क्रस्ट के ऊपर नहीं दिखता है। तो बहिर्वेदी भू आकृतियां ज्वालामुखी गतिविधि के दौरान सतह पर उत्सर्जित सामग्री से बनती हैं, यानी कि लावा बाहर बह जाता है और उससे जो लैंडफॉर्म बनता है वो होता है आपका एक्सट्रूसिव वोल्केनिक लैंडफॉर्म। लावा प्रवाह, पायरोक्लास्टिक मलबा, ज्वालामुखी बॉम्ब, राख और नाइट्रोजन यौगिक सल्फर के कंपोनेंट्स बनते हैं, क्लोरीन, हाइड्रोजन, ऑर्गन, ये सब गैसें निकलती हैं। अगर आपसे पूछें कि एक्सट्रूसिव वोल्केनो में जिसमें लावा बाहर आता है उसमें लावा के साथ कौन कौन सी गैसें बाहर आती हैं, तो क्लोरीन भी बाहर आती है, हाइड्रोजन भी, ऑर्गन की भी थोड़ी मात्रा ट्रेसेस में बाहर आती है। अब हम देख लेते हैं अलग अलग टाइप के एक्सट्रूसिव ज्वालामुखी कौन कौन से बनते हैं, किस प्रकार के बनते हैं। सबसे पहले फिगर आप लोग देख लीजिए, तो इसमें आप लोग कंफ्यूज नहीं करेंगे। ये है करीब, ये कितने प्रकार के हैं, 6 प्रकार के होते हैं एक्सट्रूसिव, जिसमें फिशर वोल्केनो होता है, फिशर वोल्केनो, एक शील्ड वोल्केनो होता है, एक कंपोजिट वोल्केनो होता है, ये डोम वोल्केनो होता है, और फिर ये एक कैल्डरा वोल्केनो होता है, और क्रेटर वोल्केनो भी होता है, कैल्डरा भी होता है। मतलब ये कैल्डरा में ही कुछ क्रेटर होते हैं छोटे छोटे, और फिर एश सिंडर और वोल्केनो या फिर सिंडर कोन वोल्केनो इसको हम लोग बोल सकते हैं। ये सब स्ट्रक्चर्स होते हैं। ये कुल मिलाकर बेसिक मुद्दा ये है कि इसमें क्या होता है, लावा बाहर आते हुए देखने को मिलता है आपको, जमीन की सतह के ऊपर लावा बहता हुआ अंदर से देखने को मिलता है। तो ये होते हैं एक्सक्लूसिव ज्वालामुखी। अब अलग अलग टाइप्स हैं इनके, सब कुछ याद करने की जरूरत नहीं है, बस इनका जो फिगर है वो एक बार समझ लीजिएगा तो उतना यहाँ पे काफी है। ठीक है, हमारे एग्जाम में ज्यादातर क्या आता है कि कौन से कंट्री में कौन कौन से वोल्केनो है, उसको हम लोग देखेंगे, अभी पूरी लिस्ट देखेंगे, लेकिन बेसिक आइडिया इसका रख लीजिए, ये हो सकता है एग्जाम में आ जाए। जैसे सबसे पहले फिशर वेंट होते हैं, फिशर वेंट से लावा बाहर आता है, लेकिन कोई एक्सक्लूसिव एक्टिविटी नहीं होती है, क्योंकि दरार एक बन जाती है जमीन में। ठीक है, दरार बन जाती है, उसी से लावा धीरे धीरे बहता रहता है। द वेंट इज ऑफन फ्यू मीटर्स वाइड एंड मे मैनी किलोमीटर्स लॉन्ग, 1 किलोमीटर तक लंबा इवेंट हो सकता है। फिशर वेंट्स आर कॉमन इन बेसाल्टिक वोल्केनिज्म, यानी शील्ड टाइप वोल्केनो में आपको ये फिशर वेंट देखने को मिलते हैं। कोनिकल वेंट क्या होते हैं, नैरो सिलेंड्रिकल वेंट फ्रॉम विच मैग्मा फ्लोज आउट वॉलेंटली, यानी कि जो हम अपना डायग्राम कई बार बनाते हैं या फिर जहाँ पर भी आपको वोल्केनिक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है इस तरीके के जो बनाते हैं, इसको हम लोग कोनिकल वेंट बोलते हैं। यानी कि कोन के शेप में, उल्टे रखे कोन के शेप में ये बनता है लैंडफॉर्म, और नीचे से लावा बाहर आता है। इसको कंपोजिट वोल्केनो, स्ट्रैटो वोल्केनो बोलते हैं। मिड ओशियन रिजेस, द सिस्टम ऑफ मिड ओशियन रिजेस स्ट्रेचेस फ्रॉम मोर देन 70,000 किलोमीटर्स अक्रॉस ऑल द ओशियन बेसिन्स। जो सेंट्रल पोर्शन होता है मिड ओशियनिक रिजेस का, उसमें फ्रीक्वेंट इरप्शंस देखने को मिलते हैं। लावा बसाल्टिक नेचर का होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग जो होती है, या सी फ्लोर स्प्रेडिंग एक तरीके से डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, उससे ये आपका वोल्केनिक एक्टिविटी जो नीचे होता है ओशियनिक क्रेस्ट पर, उससे ये बनती हैं। ये हमने देख लिया था डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज पर, जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं तो जो है ओशियनिक क्रस्ट पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग होती है और नया क्रस्ट एक तरीके से बनता है, क्योंकि लावा पिघल करके जो ठंडा जाता है ओशियन के पानी से, तो ये नया क्रस्ट बनाता है। तो मिड ओशियनिक रिज भी एक तरीके से वोल्केनो या वोल्केनिज्म का पार्ट है। कंपोजिट वोल्केनो ये कोनिकल और सेंट्रल टाइप वोल्केनिक लैंडफॉर्म होते हैं, और इसमें काफ़ी मात्रा में पायरोक्लास्टिक स्ट्रक्चर एशेज निकलती हैं। हाईएस्ट और मोस्ट कॉमन वोल्केनो ये कंपोजिट कोन वाले वोल्केनो होते हैं। हाईएस्ट और मोस्ट एक्टिव, यानी ऊंचाई वाले और जो सबसे ज़्यादा एक्टिव होते हैं कंपोजिट वोल्केनो कहलाते हैं। फिर आपका ये जो है शील्ड टाइप वोल्केनो बनते हैं। शील्ड टाइप वोल्केनो जो है हवाईयन वोल्केनो है, जो हवाई के आसपास, हवाई आइलैंड के पास वोल्केनो देखने को मिलते हैं। और वोल्केनोस आर मोस्टली मेड अप ऑफ बसाल्टिक लावा, वेरी फ्लूइड। ये बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होते हैं। स्टीप का मतलब है कि बहुत ज़्यादा इस तरीके के नहीं होते हैं। ये जो है ये खड़े खड़े वोल्केनो होते हैं इस तरीके के। फिशर टाइप बसाल्ट लैंडफॉर्म, लावा प्लेट्यू जो बनते हैं, जैसे हमारा जो डेक्कन ट्रैप है एक तरीके से लावा प्लेट्यू का उदाहरण है, क्योंकि एक ऊंचे स्ट्रक्चर पर, मतलब सी लेवल से थोड़ा ऊंचे उठ करके एक रिज बनती है, बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं, छोटी रिज बनती है, और वहाँ से जो है लावा बहने लगता है, और लावा जो है काफ़ी दूर तक फैल जाता है, तो एक पूरा एक बसाल्टिक ट्रैप बन जाता है, जैसे क्रिटेशियस पीरियड में डेक्कन ट्रैप बना होगा। क्रेटर की अगर हम बात करें तो एक इन्वर्टेड कोन शेप्ड वेंट होता है जिससे मैग्मा बाहर आता है। और जब वोल्केनो एक्टिव नहीं होता है तो ऊंचा ये, मतलब जो कोन होता है वो एक तरीके से ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है।
कोन जो है ये ऐसे के बजाय कुछ ऐसा स्ट्रक्चर ले लेता है। जब ये कुछ बाउल शेप का स्ट्रक्चर बन जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं क्रेटर। और इस क्रेटर में जब बर्फ पिघल करके या फिर बारिश का पानी भर जाता है तो इसको हम लोग क्रेटर झील बोल देते हैं, ठीक है, क्रेटर लेक। तो क्रेटर लेक का उदाहरण भारत में देखने को मिलता है, आपने सुना होगा लोनार झील, एक क्रेटर लेक है लोनार लेक, लेकिन ये वो वोल्केनिक क्रेटर लेक नहीं है। वो इसलिए बनी है क्योंकि एक मेटेरॉइड जो है वो टकराया होगा और वहां पर जो जगह बनाई होगी। तो क्रेटर लेक कई तरीके की हो सकती है, जरूरी नहीं वोल्केनो से एसोसिएटेड हो। तो लोनार लेक क्या एक वोल्केनिक क्रेटर लेक है? गलत। मेटेरॉइड टकराया था उस जगह पर और वो धमाका होने से वो एक जगह बन गई थी, वहां पे पानी भरा है, तो वो लोनार लेक है। वोल्केनिक क्रेटर लेक अलग होती हैं। वोल्केनिक क्रेटर लेक का उदाहरण है जैसे लेक टोबा। लेक टोबा आपको इंडोनेशिया में देखने को मिलती है और जो है लार्जेस्ट वोल्केनिक क्रेटर लेक ऑफ द वर्ल्ड ये कही जाती है लेक टोबा। क्रेटर की तरीके ही कैल्डेरा एक स्ट्रक्चर बन जाता है। ये कुछ वोल्केनो में मैग्मा चैम्बर नीचे की सरफेस में जब खाली हो जाता है और जो है उसकी मतलब कह सकते हैं ओपनिंग हट जाती है तो एक टब जैसा स्ट्रक्चर बन जाता है हॉलो, और जिसमें जब पानी भर जाता है तो फिर से क्रेटर झील या फिर कैल्डेरा लेक बन जाती है। कैल्डेरा लेक्स भी को भी क्रेटर लेक ही कहा जाता है, मतलब जगह पर अगर पानी भर जाता है उसको हम लोग क्रेटर या कैल्डेरा लेक बोल देते हैं। अब इस तरीके से इनको दिखाया गया है। लास्ट जो है वो सिंडर कोन होता है। सिंडर कोन में क्या होता है कि ये पूरा है, यहाँ पे बीच में जगह बन जाती है, ठीक है, यहाँ पर बीच में जगह बन जाती है और यहाँ पर क्रेटर होता है, तो ये होता है सिंडर कोन। ये कैल्डरा वोल्केनो है, ठीक है, कैल्डरा वोल्केनो। ये आपका डोम वोल्केनो है, ठीक है, जिसमें मैग्मा पूरा बिल्कुल ऊपर तक ये वेंट बना लेता है और कई बार ये लावा से ठंस जाता है, भर जाता है। फिर ये कंपोजिट वोल्केनो है, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है वोल्केनो का जैसे हम लोग बनाते हैं डायग्राम में। फिर ये शील्ड वोल्केनो है और फिर ये फिशर वोल्केनो है। फिशर वोल्केनो प्रॉपर वोल्केनो नहीं होता है, वो जमीन में जब क्रस्ट फट जाता है और एस्थेनोस्फेयर से लावा ऊपर आने लगता है तो उसको हम लोग फिशर बोल देते हैं। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी, इस साल इससे बहुत एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है, खासकर यूपीपीएससी के प्रीलिम्स में मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि वोल्केनो से एक क्वेश्चन जरूर आएगा, क्योंकि बहुत दिन से वोल्केनो या वोल्केनिक लैंडफॉर्म से यूपीपीएससी अपर ने सवाल नहीं पूछा है, तो इसको बहुत अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। ओजोस डेल सिलाडो ये वो नामक वोल्केनो कहाँ पे? अर्जेंटीना चिली की बाउंड्री पे है, अर्जेंटीना चिली में। और कोटोपैक्सी वोल्केनो ये इक्वाडोर में है। पेटल वोल्केनो ये मेक्सिको में है। मोनालोआ ये हवाईन आइलैंड में है। माउंट कैमरून ये कैमरून में है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में। माउंट एटना ये सिसिली नामक जगह पर इटली में है। और माउंट पीली ये मार्टिनिक द्वीप में है। हेक्ला और लॉकी ये आइसलैंड में है। विसुएस वोल्केनो ये नेपल्स की खाड़ी में इटली में। स्ट्रोम्बली वोल्केनो ये लिपारी द्वीप में है, भूमध्य सागर में, मेडिटेरेनियन सी में जो लिपारी द्वीप है उसमें स्ट्रोम्बली वोल्केनो है। क्राकातोआ वोल्केनो ये इंडोनेशिया में है, ये बार पूछा भी जा चुका है। कटमई वोल्केनो ये अलास्का में है, यूएस में। फिर माउंट रेनियर ये यूएस में है। माउंट शास्ता ये यूएसए में है। चिम्बाराजो ये इक्वाडोर में है, साउथ अमेरिका में। फिर फ्यूजियामा ये जापान में है। माउंट ताल ये फिलीपींस में। माउंट पिनाटुबो ये फिलीपींस में। दमाबंद ये देमबंद ये ईरान में। और कोह सुल्तान ये ईरान में। तो कोह सुल्तान आपका ईरान में है, लेकिन अगर आपसे पूछ लें कि कोह ए सुल्तान ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो ये कहाँ पे है, सो कोह ए सुल्तान ये ईरान में नहीं होगा, ये फिर पाकिस्तान में आ जाएगा। कोह ए सुल्तान ये पाकिस्तान में और कोह सुल्तान ये ईरान में। ये बहुत महीन अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। कोह ए सुल्तान पाकिस्तान में और कोह सुल्तान ईरान में। माउंट पोपा ये म्यांमार में, बर्मा में। और किलिमंजारो ये तंजानिया में। मियाना वोल्केनो फिलीपींस में। इजाफ ज़ाला जोकुल ये आइसलैंड में। माउंट इरेबस ये रॉस अंटार्कटिका में। माउंट आगुंग इंडोनेशिया में। ग्रिम्स वोटन आइसलैंड में। किलावेया यूएस में। लुल्लाई लाको ये चिली में, साउथ अमेरिका का एक देश है, चिली। माउंट जोरेलो ये मेक्सिको में। माउंट अनसेन जापान में। माउंट इजाल्को एल सल्वाडोर में, साउथ अमेरिका में। माउंट लॉकी आइसलैंड में। माउंट अवाचा रशिया में। माउंट तंबोरा इंडोनेशिया में। माउंट नवादो डेल रुइज कोलंबिया में। माउंट सेंट हेलेंस ये वॉशिंगटन यूएस में। तो ये कुछ हो गए आपके प्रमुख ज्वालामुखी। ये आपका इंग्लिश मीडियम में भी गिवन है, आप इसका स्क्रीनशॉट रख करके रिवाइज कर सकते हैं, ठीक है। अब वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, इस वजह से साइंस सेक्शन कंप्लीट कर लेते हैं। हाउ बजट इज पास्ड ये पार्ट 2 हम लोग नेक्स्ट क्लास में हम लोग कर लेंगे। तो डे नंबर 34 में आ चुके हैं साइंस सेक्शन के ऊपर। आपका मोस्ट अवेटेड सेक्शन ये रहता है।
जिसमें आज हमारे पास 2 टॉपिक है। सबसे पहले न्यूटन बाबा के 3 लॉ। अब इसके जो एग्जाम्पल है नेक्स्ट वाले पार्ट में बताएंगे या फिर सब्सिक्वेंट में, मतलब इसके बाद भी आ सकता है। उसके बाद है ग्रेविटेशनल फोर्स, जिसे कि शॉर्ट में ग्रेविटी भी कहते हैं। तो क्या आपने कभी सोचा है कि न्यूटन के सर के ऊपर सेब कभी गिरा ही ना होता, काश उसकी जगह पे नारियल गिर गया होता, तो हमारे फिजिक्स का जो सिलेबस है वो अभी से आधा हो गया होता। ईमानदारी से बताइएगा अगर ऐसा कभी ख्याल आपके दिमाग में आज नहीं तो स्टूडेंट लाइफ में कभी आया हो। लेकिन अगर हम फैक्ट के ऊपर बात करें तो न्यूटन के ऊपर कभी सेब गिरा ही नहीं था। इन्होंने बल्कि सेब को कहीं और गिरते हुए देखा था, जिसके बाद इन्होंने अंदाज़ा लगाना शुरू किया था, एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया था कि ये सेब किस वजह से गिरा, ये ऊपर ही क्यों नहीं भाग गया। तो इसी के बाद आए थे इनके 3 लॉ। खैर ऐसा तो है नहीं कि इन्होंने कोई नई चीज़ बता दी थी और ना ही कोई बहुत कठिन बात बताई थी। काफ़ी इजी से कंसेप्ट हैं जो कि हमारे वेद पुराणों में ऑलरेडी गिवन है। भारतीय पंडित ने इसको डिस्क्राइब किया हुआ है और इसके एविडेंस भी मिले हैं हमारे इतिहास में, जिनमें से सबसे प्रमुख फिजिसिस्ट थे हमारे भास्कराचार्य। तो उन सब टॉपिक पर बाद में, फ़िलहाल हम न्यूटन चाचा के इन तीनों लॉ को डिस्कस कर लेते हैं। तो पहला लॉ जो है, इसके हिसाब से अगर कोई चीज़ चल रही है तो वो तब तक चलती रहेगी जब तक उसको रोकने वाला कोई एक्सटर्नल फोर्स हमें ना मिल जाए, और अगर कोई चीज़ रुकी हुई है तो उसकी टेंडेंसी होगी हमेशा रुकने की जब तक कोई बाहर से आके कोई फोर्स लग के इसको चला ना दे। तो ये जो टेंडेंसी जिसकी हमने बात की, इसे इनर्शिया कहते हैं। मतलब चलती हुई ऑब्जेक्ट हमेशा चलते रहना चाहेगी और जो चीज़ रुकी हुई है वो हमेशा रुकी रहना चाहेगी। इनको चलने या रुकने के लिए एक्सटर्नल फोर्स की ज़रूरत होगी। तो ये जो चलते रहने या रुके रहने की अवस्था है, यही इनर्शिया है, जिस वजह से इसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, पहले लॉ को। तो क्या हमारे कहने का मतलब ये है कि अगर आपने किसी बॉल को लात मारा, ये जो फुटबॉल दिख रही है, ये हमेशा की तरह ज़मीन पर ऐसे रेंगती रहेगी क्या? नहीं, ये एक टाइम पे एक जगह पे आकर रुक जाएगी। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ज़मीन से जब ये टच हो रही है तो इसको मिल रहा है फ्रिक्शनल फोर्स, जिस वजह से ये आगे जाकर रुक जाएगी। तो क्या हमारा मतलब ये है कि अगर इस पे ज़मीन से कोई फ्रिक्शनल फोर्स ना मिल रहा होता तो ये हमेशा की तरह चलती रहती क्या? तो जी हाँ, बिल्कुल चलती रहती, लेकिन तब जब यहाँ पे कोई फ्रिक्शन ना मिले ज़मीन से। और ऐसी दुनिया में कोई सरफेस बनी नहीं है जो कि फ्रिक्शन ऑफर ना करे। सेकंड लॉ पे जाने से पहले आप समझो मोमेंटम को, वेगमान, या फिर इसे संवेग भी कहते हैं। ये वो वाला क्रिकेट का मोमेंटम नहीं है जो दूसरी साइड की तरफ शिफ्ट हो गया तो पहली वाली साइड पैनिक हो जाएगी। इसका मतलब होता है मास इनटू वेलोसिटी। कोई भी m मास का ऑब्जेक्ट अगर v वेलोसिटी से आगे जा रहा है तो इसका टोटल मोमेंटम इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन होगा बस। अभी तक अगर वीडियो में मज़ा आ रही है तो इसको लाइक कर दीजिए, और चैनल पे पहली बार हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल नोटिफिकेशन पे सेट कर लीजिए। तो मोमेंटम के बाद अब बारी आती है दूसरे लॉ को समझने की। तो किसी चलते हुए ऑब्जेक्ट पे अगर आप बाहर से फोर्स लगाओगे तो वो एक्सलरेट करना शुरू कर जाएगा, उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज होना चालू हो जाएगी पॉजिटिव में। या फिर इसे उल्टी तरीके से भी समझ सकते हो, अगर किसी ऑब्जेक्ट को आप एक्सलरेट करते हो, जैसे गाड़ी का रेस बढ़ाते हो, तो एक तरीके से उसको बल मिलता है ना, तो वही चीज़ है। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हो? जो भी आप फोर्स लगा रहे हो मास इनटू एक्सलरेशन के बराबर होगा। अभी ये इक्वेशन आई कैसे? F बराबर m है। तो जैसा कि आप जानते हो P बराबर mv, और जो भी फोर्स लगता है वो किसी गिवन टाइम में मोमेंटम ही तो होता है। तो F हो जाएगा P/T, लेकिन P तो mv है तो mv/t हो जाएगा, और v/t को a कहते हैं, तो बस आ गया। अब तीसरा लॉ बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, जिसे एक्शन रिएक्शन लॉ भी कहते हैं। इस वाले नियम के हिसाब से अगर इस फुटबॉल को आपने F फोर्स के साथ लात मारी तो ये फुटबॉल भी आपको रिवर्स डायरेक्शन में F फोर्स के साथ उतना ही बल लगाएगी जितना लात के थ्रू आपने इस पे लगाया था। लेकिन नॉर्मल कर आप देखते हो कि फुटबॉल दूर भाग जाती है और आप वहीं के वहीं खड़े रहते हो। अगर फोर्स सेम है 200 न्यूटन का, आपने इस पे लगाया और इसने आप पे भी उतना ही लगा दिया, तो ये कैसे हो गया कि आप वहीं के वहीं हो और फुटबॉल उछल के दूर भाग गई?
तो आप मान लीजिए कोई सूखे संट बंदे हो 40 किलो के, और 5 का आपने एक्सलरेशन ऑफर कर दिया उसको लात मारने के साथ, तो m/a के हिसाब से 200 न्यूटन का फोर्स हो गया। लेकिन बॉल का मास काफ़ी कम था और इसी वजह से बॉल भाग गई और आप वहीं के वहीं खड़े हैं। और आपको जैसा कि मालूम है कि न्यूटन ने 2 चीज़ों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा उंगली की थी। इनमें से एक है न्यूटन के 3 लॉ, जिनको अभी हमने आपके लिए एक्सप्लेन कर दिया, और दूसरा है ये ग्रेविटी, जिसे ग्रेविटेशनल फोर्स भी कहते हैं। तो चलिए फिर दूसरे टॉपिक पे आते हैं, इन भाई साहब को बिना गाली दिए हुए। तो जैसा कि आप लोग जानते हो कि ग्रेविटी का मतलब होता है गुरुत्वाकर्षण। अरे सॉरी, ये तो ट्रांसलेशन हो गया। अभी जैसा कि आप जानते हो कि हम हमेशा ज़मीन से चिपक के रहते हैं, हवा में नहीं उड़ते। कोई भी चीज़ हमेशा ज़मीन पे गिरती है। सूर्य जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है, और चंद्रा जो है ये पृथ्वी के चारों तरफ घूम रहा होता है। और यही बात नासा इसरो छोड़े गए सैटेलाइट के बारे में भी लागू होती है। तो ये सब क्यों हो रहा होता है? इसी को ग्रेविटी कहते हैं, जिसकी वजह से ये सब हो रहा होता है। ये एक टाइप का फोर्स होता है जो कि दुनिया के सभी ऑब्जेक्ट के ऊपर पृथ्वी लगा रही होती है। और सिर्फ पृथ्वी नहीं, शुभमन भी लगा रहा होता है। अरे सॉरी, मतलब दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जो है एक दूसरे के ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है। आपके मन में ये सवाल आना जायज़ है कि अगर ऐसा है तो ये दोनों फुटबॉल दोनों के कुछ ना कुछ फोर्स ज़रूर लगा रही है, कुछ ना कुछ क्या ग्रेविटेशनल लगा रही है। तो कायदे से दोनों को चिपक के रहना चाहिए। ये अलग अलग अपनी अपनी जगह पे क्यों पड़े रहते हैं? तो देखो इसकी वजह साफ है। इन फुटबॉल का जो मास है ये पृथ्वी के मास के आगे कुछ भी नहीं है, और ऊपर से पृथ्वी इन दोनों पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगा रहा होता है, जो कि इनके फोर्स के सामने बहुत ज़्यादा है। मतलब इनका फोर्स इस पृथ्वी के फोर्स के सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से इनके द्वारा एक दूसरे के ऊपर लगाया गया फोर्स एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी नहीं है। आप अपने सामने गौर से देखो, क्या दिख रहा है आपको? हमको तो एक गिलास दिख रहा है और एक रिमोट दिख रहा है। ये दोनों भी एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं, लेकिन अर्थ की ग्रेविटी के सामने ये फोर्स कुछ भी नहीं है। इसलिए दोनों अपनी अपनी जगह पे पड़े हैं। तो अभी तक हमने क्या देखा कि दुनिया का हर एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स लगा रहा होता है, इसके बावजूद चिपक नहीं रहा होता। इसका रीज़न हम बता चुके हैं, लेकिन अभी तक हमने ये नहीं बताया कि ये जो फोर्स है ये कितना लग रहा है। अब आप इस वीडियो को पॉज करके एक्सपेरिमेंट करने मत लग जाना। ये बात बाबा न्यूटन ने पहले ही आपको बता रखी है। अगर आप अभी तक की नॉलेज के हिसाब से थोड़ा सा भी दिमाग लगाओ तो एक्शन रिएक्शन लॉ के हिसाब से पृथ्वी किसी भी चीज़ पर अगर फोर्स लगा रही है तो वो चीज़ भी तो पृथ्वी पर फोर्स लगा रही है ना। लेकिन वो पृथ्वी को क्यों नहीं अपनी तरफ खींच रहा? हम पृथ्वी की तरफ क्यों खींचे चले जाते हैं? जाहिर सी बात है, पृथ्वी का मास बहुत ज़्यादा है, हमारा मास उसके सामने कुछ भी नहीं है। इसी वजह से ऐसा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ये फोर्स होगा। अगर आप 2 ऑब्जेक्ट ले लो, एक का मास कैपिटल M दूसरे का स्मॉल m मान लो, तो इनको गुणा करने के बाद जो भी रिजल्ट आएगा ये फोर्स उसी के प्रोपोर्शनल होगा। इस नतीजे पर बाबा न्यूटन बहुत ही ज़्यादा कांड करने के बाद पहुँचे थे। लेकिन एक चीज़ और है, अगर आप ये चीज़ नोटिस करो कि जब भी क्रिकेटर प्रैक्टिस कर रहे होते हैं उनमें से एक बंदा आता है, बैट के थ्रू बॉल ऊपर फेंकता है और एक टाइम के बाद ऊपर की बॉल नीचे आती है। लेकिन अगर बहुत ही ज़्यादा स्पीड से इसको फेंक दिया जाए तो ये ग्रेविटेशनल फील्ड को पार करके कभी वापस आएगी नहीं। यानी कि अर्थ की ग्रेविटी का जो ये फोर्स है ना, जिसके ऊपर हम बात कर रहे हैं, ये ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी से दूर जितना ऑब्जेक्ट जाता जाएगा ये फोर्स उतना ही कमज़ोर पड़ता जाएगा, और अगर काफ़ी ज़्यादा दूरी पे चला गया तो एक ना एक टाइम पे वो ख़त्म हो जाएगा। इसका मतलब हम ये कहना चाहते हैं कि अगर 2 नॉर्मल से ऑब्जेक्ट लें, उनके बीच का डिस्टेंस हम d मान लें, तो d अगर बढ़ेगा तो दोनों के बीच में फोर्स में भी कमी आएगी, यानी कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू d। लेकिन बाबा न्यूटन ने कहा था कि d
के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल नहीं है, डी स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब ऐसा क्यों है ये बात तो मुझे भी नहीं पता। आपको अगर अपने सपने में बाबा न्यूटन दिखे तो ये बात आप उसी से पूछ लेना। हमको जो पता है आपको वो बता दे रहे हैं। ये जो हमने डी मेज़र किया ये दोनों ऑब्जेक्ट के सेंटर से किया। अब अगर इस फोर्स की वैल्यू निकालना चाहो तो ये प्रोपोर्शनल अपोर्शनल से आप नहीं निकाल पाओगे। इसके लिए एक फिक्स कांस्टेंट चाहिए इस प्रोपोर्शनल को हटाने के लिए, जो कि हमें मिला जी। अब ये जो जी है ये न्यूटन नहीं लाए थे, इसकी खोज की थी हेनरी कैवेंडिश ने, जिसकी वैल्यू होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11। आपको जैसा कि पता है कि मास की यूनिट है किलोग्राम, डिस्टेंस की मीटर, और अगर आपको जी की यूनिट निकालना हो तो क्या करोगे, इस इक्वेशन को रीअरेंज करते हुए जी की वैल्यू निकालोगे जो कि ये आएगी। अरे भाई इक्वेशन रीअरेंज करना तो आता होगा ना। तो कैपिटल जी की वैल्यू ये निकाली, अब सब्सिट्यूट कर दिया सब यूनिट को, तो हमारे सामने आया न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में किलोग्राम स्क्वायर। किलोग्राम को ऊपर लाएंगे तो केजी के बाद -2 हो जाएगा। तो इसकी यूनिट ये भी याद रखना, कैपिटल जी की, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट कहते हैं इसको, nm² kg-2। अब आ जाओ ये 236 में MCQ सॉल्व करते हैं हमेशा की तरह। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस जो है अगर वो डबल हो जाए तो F इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। अगर डिस्टेंस 2 गुना हो गया तो ये जो फोर्स है डिस्टेंस बढ़ने के साथ घट जाएगा। कितने से घट जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 1/4 हो जाएगा। 1/4 ऑफ व्हाट इज़ नाउ, जितना अभी है उसका 1/4। अभी ये जो 1022 है ये ह्यूमन आई से रिलेटेड है, जो कि पिछला वीडियो था। तो ये तो कायदे से आपको बताना चाहिए, लेकिन इसको मैं बताऊंगा। वो क्यों? क्योंकि हमने विट्रस ह्यूमर की बात कर ली थी, एक्वस ह्यूमर की बात कर ली थी, ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, क्या करते हैं, सब बता दिया था। लेकिन जो हमारी ये पुतली होती है इसको आइरिस फैलाती और सिकोड़ती है, इसके आजू बाजू भी एक लिक्विड देखने के लिए मिलता है। इस लिक्विड को कहते क्या है, तो एट्रोपिन। अब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों एक ही बंदे ने दिए थे। क्या नाम है उनका? हिंदी में आपको बता देते हैं घोंगा, अंग्रेजी में आप बता दो। अभी कुछ बैक्टीरिया जो हैं फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अब ये बात तो हमने बता दी थी कि साइनोबैक्टीरिया इसका एग्जाम्पल है। रीज़न उस समय छूट गया था। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उसमें भले ही क्लोरोप्लास्ट ना पाया जाता हो, लेकिन एक ग्रीन सब्सटेंस ज़रूर पाया जाता है, वो है ग्रीन लेविन। ये दोनों ही सही हैं। और अगर ये पूछा जाए कि क्यों सिंथेसाइज कर लेंगे तो उसका जवाब आर में छुपा हुआ है, ए हो जाएगा इसका। इसके बाद 770 आप बता देना। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार, तारे टिमटिमाते हैं, इसका रीज़न क्या है? फलों को पकाने के लिए कौन सी चीज़ मोटिवेट करती है? प्लांट हार्मोन में आपको बता चुके हैं, इसका भी आप बता दो। 320 में आई की फोकसिंग, पहले इसका मतलब समझो क्या है। जैसा कि हमने बात की थी पहले कि आइरिस मसल इस लेंस को ऐसे पकड़े होती हैं और सामने ऑब्जेक्ट दूर है कि पास है, इस हिसाब से इस लेंस को मोटा या पतला करने का काम करती है। इसी को फोकसिंग कहते हैं।
इस फोकसिंग में होता क्या है ये आप बता दो। उसके बाद रेटिना को किस चीज़ से कंपेयर करते हैं कैमरा की, आप बता दो। सनलाइट में कितने कलर होते हैं आपको ये बता दें। सनलाइट एक वाइट लाइट होती है जो कि 8 मिनट 20 सेकंड में पृथ्वी तक पहुंच सकती है, मतलब पहुंची जाती है। इसमें कितने कलर होते हैं ये आप जानते ही हो, अगर जानते हो तो साबित करो। 286 में रेटिना पे जो इमेज बनती है वो ऐसे बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट ऐसा है तो मतलब इन्वर्टेड। लेकिन उसका साइज़ क्या होगा, जाहिर सी बात है छोटा होगा। प्लेन मिरर थोड़ी ना फिट है, कन्वेक्स लेंस फिट है जो कि हमेशा छोटा साइज़ का इमेज देगी। अब इसको बराबर में लाने के लिए ऑप्टिक नर्व बाकी काम करती है, इन्वर्टेड और साथ में छोटी भी सी। अभी ये जो 74 है, कौन सा ऐसा पैमाना है जिसकी वैल्यू नेगेटिव नहीं होती, तो एब्सोल्यूट जीरो केल्विन, तो केल्विन कभी माइनस में नहीं जा सकता, बाकी सब चले जाएंगे। सी इसका हो जाएगा। विजिबल स्पेक्ट्रम में किसकी वेवलेंथ सबसे कम होगी, अब इसका हिंट दे देते हैं आपको। जिस कलर का मेरा पेन है वही ये कलर है, ऑप्शन बता दो आप। उसके बाद 65, किसी भी एक्शन के लिए उतना ही अपोजिट रिएक्शन मिलेगा, ये किसने कहा था जिसको आप इस वीडियो की शुरू में गाली दे रहे थे, इसका नाम आप बता दो। तो ये था आज का वीडियो, इसमें मज़ा आया हो तो अपना फीडबैक ज़रूर देना और क्वेश्चन जो भी पूछे गए हैं उसका ईमानदारी से रिप्लाई करना।